नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका हमारी नई वीडियो। तो आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हमारी ये बहुत एक सैडफुल टॉपिक है। तो जब से मैंने भी ये न्यूज़ सुनी है तो या ये सही नहीं है जो भी हुआ है। तो इसमें एक लड़का है अतुल सुभाष जो बेंगलोर में जॉब करता था आईटी सेक्टर में, जिस पे उसकी वाइफ ने फेक केसेस लगाए हैं, उल्टे सीधे कुछ आरोप लगा दिए। और हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें बहुत आसान है कि हम किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा दें और फिर वो दूसरा इंसान कोर्ट में चक्कर काटता रहे, परेशान रहे। तो ये बहुत इजी है हमारे देश में किसी को भी सताना, किसी को भी परेशान करना। आई डोंट नो वाई द गवर्नमेंट आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन द रूल्स। जो भी इसमें लूप होल्स है उसको या तो बदलाव किया जाए। अब इतने पढ़े लिखे लोग हो तो भाई उसको ठीक करो, चेंज लाओ कुछ। तो इसी से रिलेटेड हमारी आज की वीडियो होने वाली है। तो ये वीडियो है, ये हमारे आरजे रौनक हैं, बउआ जिन्हें हम कहते हैं, उनकी वीडियो है। तो देखते हैं क्या है वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, बेंगलुरु में जॉब करने वाले 34 साल के अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मुझे याद नहीं आता लास्ट टाइम किसी एक मामले पर लोगों को इतना गुस्सा और लोगों का इतना इमोशन एक साथ मैंने कब देखा था। पूरे सोशल मीडिया पर इस मामले पर ओपिनियन और इमोशन की बाढ़ आ रखी है। मरने से पहले अपने कई पन्नों के नोट में अतुल ने जो लिखा है उसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाता है। उसकी वाइफ और घर वालों के बारे में पढ़कर आप यही सोच सकते हैं कि कोई इंसान इतना घिनौना और लालची कैसे हो सकता है। इस लेटर में अतुल ने अपने 4 साल के बेटे के लिए जो बातें लिखी हैं दोस्तों, उसे पढ़कर आप परेशान हो जाते हैं और बार बार यही ख्याल आता है कि काश अतुल के इस दुख का पहले पता होता तो कोई कुछ कर पाता, अतुल को इस दुनिया से जाने से रोक पाता, उन्हें उनके बेटे से मिलवा पाता। लेकिन ये सारी बातें अब सिर्फ काश ही होकर रह गई हैं। मैं ये नहीं चाहता कि इस वीडियो को हम सिर्फ एक इमोशनल अपील बनाकर छोड़ दें। मेरी कोशिश है कि अतुल ने अगर अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस दिया है तो उसे हम वेस्ट न जाने दें, ताकि उन जैसे और केस न हो पाए। तो इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि अतुल सुभाष के केस में क्या गलत हुआ और क्या कुछ ठीक किया जा सकता था, एक बार पहले यह जान लें कि मामला क्या है। आपको बता दें, मूल रूप से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु में एज एन एआई इंजीनियर जॉब कर रहे थे। खुद अतुल ने अपने आखिरी नोट में बताया कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद निकिता सिंघानिया से शादी की थी। शादी के अगले ही साल 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ। अतुल ने अपने नोट में लिखा है कि उनकी पत्नी हर पूजा या शादी पर 6 साड़ियां और एक गोल्ड सेट की डिमांड करती थी। इन सालों में उन्होंने अपने ससुराल वालों को भी उनके बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए से ऊपर दिए थे। अतुल ने कहा कि मेरी वाइफ और उनके घर वालों की पैसे की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। 2021 में जब उन लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो बताओ उल्टा उसी से 20 लाख रुपए अपने मायके को देने पड़े उसे। तो जरूरी नहीं है यार हर बार लड़के की ही गलती हो या लड़का ही गलत हो। और हमारे जुडिशरी सिस्टम को भी ये समझना चाहिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लॉज जो भी बनाए गए हैं, वो इतना भी आप मत करो, फेमिनिस्ट इतने भी मत बनो कि अगर जेन्युइन केस हो तो उसमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। लोगों को पैसे देने मैंने बंद किए तो मेरी पत्नी हमारे 1.5 साल के बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। अतुल ने इसके बाद जब अपनी पत्नी से तलाक मांगा तो उसकी वाइफ ने दहेज समेत अलग अलग सेक्शन में अतुल पर 9 केस दर्ज करा दिए। अतुल की वाइफ ने जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए सारे केस यूपी के जौनपुर में दर्ज करा दिए, जबकि वो खुद भी जौनपुर में नहीं रहती थी। अतुल को पिछले 2 सालों में 50 बार से ज्यादा बार जौनपुर आना पड़ा। पहले उनकी पत्नी ने अतुल से उनके बच्चे के लिए 40,000 के मेंटेनेंस की डिमांड की और अपने लिए 1 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा। जब अतुल 40,000 देने के लिए रेडी हो गए तो अतुल की बीवी ने हर्जाने की रकम बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी। अतुल ने इस बात की शिकायत जब जज से की तो जज ने उल्टा अतुल को कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो वो मांग रही है। मगर अब मैं जब लड़की भी जॉब करती है और लड़के की वो कस्टडी ले रही है, तो इस सिचुएशन में किस बात का मतलब खर्चा चाहिए, भत्ता जिसे कहते हैं, तो क्यों चाहिए भाई? वो क्या वो अपने बच्चे को नहीं पाल सकती? और नहीं पाल सकती तो फिर वो कस्टडी लेना ही क्यों चाहती है? खुद सोचिए आप, क्या ये गलत नहीं है? जो आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अतुल ने कोर्ट में जज को जब यह बताया कि एनसीआरबी का डेटा बताता है कि दहेज के झूठे केसों के चलते कितने ही मर्द हर साल सुसाइड करते हैं, तो अतुल की बीवी या सास ने कहा कि ऐसा है तो तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते।
आखिरी सुनवाई के वक्त जब अतुल जौनपुर गए तो उन्हें देखकर उनकी सास ने कहा कि अरे तुम अभी जिंदा कैसे हो, हमें तो लगा कि तुमने सुसाइड कर ली होगी। इस पर अतुल सुभाष का जवाब था कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। इस पर अतुल की सास ने कहा कि वो तो फिर भी चलेगी, तुम मर गए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बीवी के नाम हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी बीवी के ही नाम होगी। उनका बस एक ही गोल था कि कैसे भी करके बस पैसे हट पे जाएं, पैसे लिए जाएं और अपने खर्चे निकाले जाएं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। और आई डोंट नो इसके बावजूद भी इस केस में आगे क्या होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है तो वो बहुत आसानी से छूट जाएंगे। देख लीजिएगा आप, आज मैं ये बात कह रहा हूँ और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1 साल बाद आप खुद चेक कीजिएगा कि इस केस का क्या हुआ। आपको पहली बात तो ये गूगल में सर्च करना पड़ेगा कि इस केस में क्या चल रहा है, क्योंकि इसकी बात हो ही नहीं रही होगी कहीं पे, ठीक है ना। ये 4 दिन चलता है, उसके बाद फिर यही सिचुएशन है। हमारी सोसाइटी का काम ही यही है। तुम्हारा खानदान सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने जज पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने भी मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और जब मैंने वो पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं की। अपनी वाइफ के इसी टॉर्चर, पुलिस की मिली भगत और एक कथित करप्ट जज के चलते और उसने भाई 5 लाख रुपए नहीं दिए, जबकि वो एक बहुत अच्छी जॉब करता था। क्यों नहीं दिए? क्योंकि उसको बिलीव था हमारे सिस्टम पे, हमारे जुडिशरी पे, और उसको बिलीव था अपनी पढ़ाई लिखाई पे। उसने ये सोचा कि अगर वो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अगर ऐसे रिश्वत देगा, घूस देगा, तो उसके पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा। उसको हमारी जुडिशरी पे विश्वास था, इसलिए आज उसको सुसाइड करनी पड़ी। और यही हमारी जुडिशरी की रियलिटी है, चाहे आप माने या ना माने। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर की रात अपनी जान दे दी। अपनी जान देने से पहले उन्होंने 40 पन्नों का एक नोट लिखा और 1-1.5 घंटे का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। अतुल इस सिस्टम से इतने नाराज थे कि उन्होंने अपने नोट में यह तक लिख दिया कि मेरी अस्थियों को तब तक ना बहाया जाए जब तक कि मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, और अगर मुझे इंसाफ न मिल सके तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। कई पन्नों के अपने आखिरी नोट में अतुल ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाएगा। क्या आप उस इंसान के दर्द का अंदाजा भी लगा सकते हैं जिसने अपनी बीवी और उसकी फैमिली को खुश करने के लिए सब कुछ किया, अपने साले तक के काम में मदद करी, अपने ससुराल को लाखों रुपए दिए, पत्नी की हर खुशी का ख्याल रखा। उस शरीफ आदमी को इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने परेशान होकर अपनी ही जान दे दी। उसे 2 सालों से अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। उसके माँ बाप पर झूठे केस किए गए, वो भी तब जब आपने अपनी बीवी के लिए हर वो पॉसिबल चीज की जो आप कर सकते थे। मैं मानता हूं कि इस देश में औरतों के हक के लिए जो कानून बने हैं उसका अपना इतिहास है, उसकी जरूरत भी है, लेकिन क्वेश्चन ये है, सवाल ये है दोस्तों कि इन्हीं कानूनों का फायदा उठाकर कई महिलाएं सीधे साधे मर्दों को फंसा देती हैं, उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देती हैं। उन महिलाओं का क्या, जिन मामलों में औरतें ये साबित नहीं कर पाती कि सच में उनके पति ने उनसे दहेज मांगा था या नहीं, तो क्या उन मामलों में औरतों को भी कभी सजा होती है? ना, बिल्कुल नहीं होती। ऐसे मामलों में आखिर ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है जो ये तय कर सके कि बच्चों के मेंटेनेंस के लिए या अपने हर्जाने के लिए औरतें कितना पैसा मांग सकती हैं? अतुल के केस में ही ये कैसे डिसाइड हो गया कि निकिता को अपने 2 साल के बच्चे की परवरिश के लिए 40,000 रुपए महीना चाहिए? आखिर उसने कैसे तलाक के बदले 1 करोड़ के बजाय सीधे 3 करोड़ रुपए मांग लिए? ये तो दहेज कानूनों की आड़ में मर्दों के साथ लूटपाट है, डे लाइट रॉबरी है। आखिर क्या रीजन है कि ऐसे केसेस में बच्चों की जॉइंट कस्टडी नहीं दी जाती? क्यों बाप को तरसाया जाता है? वो बेचारे तो अपने बच्चों का मुंह तक नहीं देख पाते। वेल, मैं साफ कह दूं कि कस्टडी अगर दे देंगे तो फिर लड़कियां पैसे कैसे हड़पेंगी झूठ झूठ केस लगा के, क्योंकि फिर तो जॉइंट कस्टडी है। आधा खर्चा आदमी अपनी तरफ से उठाएगा, आधा समय उसके साथ रहेगी, तो तब तो पैसे नहीं हड़प पाएंगे ना उतने, इसलिए जॉइंट कस्टडी क्यों देते वो। और कोर्ट की वो जो महिला जज थी, उनको तो पैसे खिला दिए थे वैसे भी, जो सीधा सीधा उनसे घूस मांग रही थी कि आप 5 लाख रुपए दो, आपका केस दफा कर देंगे, ये वो। जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो मैं कोई 498 या दहेज प्रताड़ना के लिए बने कानूनों के अगेंस्ट नहीं हूं। हर साल सिर्फ दहेज के मामलों में परेशान होकर 8,500 महिलाएं अपनी जान दे देती हैं। ये नंबर ही बताने के लिए काफी है कि ये लॉ कितना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम वहां है जहां शहरी इलाकों में कुछ औरतें इस कानून को हथियार बनाकर मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं, उनसे पैसे ऐंठती हैं, उनके माँ बाप को जेल भिजवा देती हैं और आदमियों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। आखिर क्यों मर्दों के हैरेसमेंट के लिए कोई कानून नहीं है? सवाल यही है। मैं कहता हूं साल में ऐसे 1000 केस भी क्यों ना आते हो, लेकिन कोई कानून तो होना चाहिए जिसका सहारा लेकर आदमी भी, मर्द भी अदालत में जा सके, अपनी बात रख सके। आज हम एक अतुल सुभाष की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने ही मामले हर रोज अखबारों के 8-9 पन्ने पर छपकर खत्म हो जाते हैं और किसी को हवा तक नहीं लगती।
कुछ दिन पहले इसी तरह के एक मामले में सब इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी जान दे दी। इसी तरह प्रोफेसर दीपांशु का मामला है, वो भी 1.5 साल से अपने बच्चे से नहीं मिले थे। इसी तरह के केस में मुंबई के संदीप पासवान ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। उनकी मंगेतर और उनकी फैमिली उन्हें लगातार टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी जान देने से पहले 20 पेज का एक नोट लिखा था और 20 मिनट का एक वीडियो बनाकर दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसी तरह का केस तमिलनाडु के वास्को अनिल का भी है, जिन्होंने शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही अपनी जान दी थी। उनकी अपनी बीवी से जरा सी कोई बात हुई थी, जिसके बाद उसके ससुराल वाले लगातार उन्हें जेल भिजवाने की बात कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। वास्को के ससुर यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। वास्को की मौत के 1.5 साल बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, लेकिन उनकी पत्नी ने जरूर वास्को के माँ बाप पर केस करवा दिया। आप उन माँ बाप की हालत के बारे में सोच सकते हैं, जिन्होंने पहले अपना बेटा खोया और अब वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। मैं पूछता हूं, अगर कानून की नजर में सब बराबर हैं, तो ऐसे झूठे केसों से खुद को बचाने के लिए मर्दों के पास क्या ऑप्शन है? ऐसे मामलों में कानून उनकी क्या मदद करता है? जवाब है कुछ नहीं। और आपको पता है ऐसे मामलों में एक सबसे खतरनाक ट्रेंड क्या है? कई औरतें जिनका शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जब उनके पतियों को इस बात का पता लगता है और वो ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ऐसी औरतें सीधे सीधे अपने हस्बैंड को धमकी देती हैं कि अगर तुमने इस मामले को ज्यादा उछाला या किसी को बताया तो मैं तुम्हारे खिलाफ 498 का केस करवा दूंगी। दीपिका नारायण भारद्वाज डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं और उनकी संस्था ऐसे मर्दों के हक के लिए लड़ाई लड़ती है। दीपिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि अतुल के केस के बाद उनके पास अब तक ऐसे हजारों मैसेजेस आ चुके हैं। ऐसे एक मैसेज में एक आदमी ने लिखा है कि मेरी वाइफ का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और उसके साथ मेरी वाइफ के फिजिकल। अतुल सुभाष का जब केस आ चुका है, इसके बाद हजारों केस आ चुके हैं, हजारों केस के मैसेज आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारी सोसाइटी की सिचुएशन क्या हो चुकी है, हमारी सोसाइटी की क्या हालत हो चुकी है। एक आदमी शादी करता है ताकि वो खुशी से अपनी ज़िंदगी जी सके, अपनी जीवन साथी के साथ, उसके साथ अपने दुख सुख बांट सके और शादी के बाद का जीवन अच्छे से जी सके। बट उसकी जगह आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उस आदमी को सुसाइड करना पड़ रहा है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि हमारी सोसाइटी किस स्थान पे जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। अभी तो आने वाला समय आप सोचिए आप और कैसा हो सकता है। रिलेशन भी थे। एक बार मैंने मेरी वाइफ को उस आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने जब ये बात वाइफ के घर वालों को बताई तो उन्होंने लिटरली मुझसे भीख मांगी कि मैं उसे माफ कर दूं। उस आदमी ने कहा कि मेरी फैमिली की भी रेपुटेशन का सवाल था, तो मैंने उसे माफ कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने मेरी वाइफ को फिर से उस आदमी के साथ पकड़ लिया। इस बार जब मैंने उनकी फैमिली से शिकायत की तो मेरे ससुर जी ने कहा कि फिर क्या हो गया, एडजस्ट कर लो। इसके बाद मैं तलाक लेने कोर्ट गया तो मेरी वाइफ ने मुझ पर 9 झूठे केस करवा दिए और आज मेरी जिंदगी नर्क हो रखी है। अब क्या कोई कानून का एक्सपर्ट मुझे बताएगा कि ऐसे मामलों में एक मर्द करे तो करे क्या? एक तो उसके साथ धोखा हो रहा है, उसका भरोसा तोड़ा गया और सामने वाले ने जब इसकी शिकायत करी तो उल्टा उस पर ही केस कर दिया गया। मतलब जैसे लॉज हैं उसमें आदमी अपनी बीवी का धोखा भी सहे और उस पर ऑब्जेक्ट करे तो उल्टा उस पर ही केस कर दिया जाए। ये किस तरह की सोसाइटी बना रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि औरतें धोखा देती हैं तो आदमी नहीं देते, आदमी उससे कहीं ज्यादा देते हैं। औरतें अगर दहेज के झूठे मामले दर्ज करवाती हैं तो औरतों के साथ दहेज के लिए होने वाले सच्चे मामले भी लाखों में हैं और ऐसे ही मामलों में औरतों को ताकत देने के लिए 498 जैसे कानून भी बने। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि अगर औरत भी आदमी की तरह चालाक है, धोखेबाज है, लालची है, तो ऐसे मामलों में यही कानून आदमी को यानी मर्द को क्या ताकत देता है? इसका जवाब है कुछ नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम औरतों के साथ जुड़े किसी एक मुद्दे की बात करते हैं तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि मर्द भी तो विक्टिम हो सकता है। जैसे कुछ साल पहले जब पूरी दुनिया में मी टू मूवमेंट चला तो दुनिया भर के मर्दों को नेम शेम किया गया। सालों बाद औरतों ने आगे आकर बताया कि कैसे कैसे किस किस आदमी ने उन्हें कब कब टॉर्चर किया, उसका शारीरिक शोषण किया। मुझे लगता है कि ये मूवमेंट सही था। इससे बहुत सारे मर्दों के मन में डर भी आया कि हमने भी कोई गलती की तो हमारी भी ऐसे ही बदनामी हो सकती है। लेकिन मेरा एक सवाल है दोस्तों, अगर कुछ औरतों को आगे बढ़ाने के लिए मर्दों ने उनसे कुछ फेवर मांगे और कुछ औरतों ने ऐसा करने से मना कर दिया, अगर ये एक रियलिटी है तो एक रियलिटी ये भी है कि न जाने ऐसी कितनी महिलाएं भी हैं जो अपने औरत होने का फायदा उठाकर दफ्तरों में, ऑर्गेनाइजेशंस में आगे बढ़ जाती हैं। क्या आपके ऑफिस में ऐसी कोई लड़की नहीं है? और क्या इन लोगों की वजह से जेन्युइन एम्प्लॉइज को नुकसान नहीं होता? फिर चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की क्यों ना हो। अब आपके सामने कोई अगर सबूत के साथ ये कह भी दे कि फला लड़की इस तरीके से आगे बढ़ी है, उसने मेरा ये नुकसान किया है, तो क्या आप उस मर्द की बात सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सच तो ये है कि बात कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, उल्टा उस मर्द को ये कह दिया जाएगा कि तुम एक औरत की ग्रोथ से जलते हो, तुम झूठे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक सेंसिटिव मामला है, लेकिन क्या वजह है कि हम दूसरी तरफ भी कुछ गलत हो सकता है इस बारे में सोचने के लिए तैयार ही नहीं होते।
और कोई भी सोसाइटी जब एक तरफा नैरेटिव बनाता है तो वो एक साइड को पूरी तरह से विलन और दूसरे को पूरी तरह से विक्टिम बना देता है। जैसे ब्राह्मणों ने अगर एक वक्त कुछ जातियों पर जुल्म किए तो कुछ लोगों ने आज तक पूरी ब्राह्मण जाति को ऑपरेसर बना रखा है। अगर पेट्रियार्कल सोसाइटी में मर्दों ने सालों तक औरतों पर जुल्म किए, उन जुल्मों से बचाने के लिए हमने औरतों के लिए कुछ कानून बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उल्टा नहीं हो सकता, मर्द भी विक्टिम हो सकता है। हेलो, हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का एक मशहूर नॉवेल है कर्मभूमि। कर्मभूमि में एक जगह प्रेमचंद जी अपने कैरेक्टर से कहलवाते हैं कि आप लोग कहते हैं कि महिला, दलित, भूमिहीन ये सब प्रताड़ित होते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगर इन सबको कल को वैसी ही ताकत मिल जाए तो ये सब भी वैसा ही शोषण नहीं करने लगेंगे जैसा इनका होता है। मतलब बुराई आदमी या औरत, ऊंची जाति या नीची जाति में नहीं है। बुराई उस ताकत में है जो एक इंसान को पैसे या कानून या अपनी जाति धर्म से मिलती है। अब ये उस आदमी पर डिपेंड करता है कि वो उस ताकत का कैसे इस्तेमाल करता है। दहेज विरोधी कानूनों ने जहां लाखों करोड़ों औरतों को ताकत दी है, तो ये भी सच है कि इन्हीं कानूनों की ताकत का इस्तेमाल करके लाखों मर्दों का भी वैसे ही शोषण हो रहा है जैसा औरतों का होता आया है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल होने से रोका जाए, मर्दों को भी कानून की प्रोटेक्शन दी जाए ताकि अतुल सुभाष जैसे भले लोगों को यूं मजबूरी में दुनिया को छोड़कर जाना न पड़े। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप अपने अगल बगल किसी ऐसे मर्द को जानते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्हें इसी तरीके से झूठे केस में फंसाया गया है, कानून का गलत इस्तेमाल करके उन्हें भी परेशान किया जा रहा है? उनके बारे में भी कमेंट करके जरूर। ये चीज़ कहना बहुत आसान होता है कि सुसाइड करना किसी चीज़ का हल नहीं है, सुसाइड करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बट आप खुद सोचिए, जो ये अतुल सुभाष नाम का लड़का था जिसको 3 साल से कोर्ट में चक्कर लगवाए जा रहे थे, वो कैसे जॉब कर पाता? वो बेंगलोर में जॉब करता था, उसको कोर्ट जाने के लिए जौनपुर जाना पड़ता था, जबकि ना जौनपुर में वो लड़का रहता था ना जौनपुर में वो लड़की रहती थी। लेकिन जानबूझ के जो केस किया गया था वो जौनपुर कोर्ट में किया गया था। अगर वही केस अगर बेंगलोर कोर्ट में किया जाता तो अतुल सुभाष के लिए बहुत आसान हो जाता कोर्ट में जाना आना, इससे उसकी जॉब पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, बेमतलब का उसको टॉर्चर दिया जाए, इसलिए जानबूझ के इतना जौनपुर कोर्ट में केस किया गया। और आप खुद सोचो, हर 5 दिन बाद, हर 7 दिन बाद, हर 10 दिन बाद वो दूसरे शहर आता था, छुट्टी लेता था। तो ऐसा कोई कंपनी होगी जो उसको इतनी छूट देगी कि आप केस लड़ने जाइए? बल्कि अगर पता चलेगा कंपनी को कि इस पे केस चल रहा है, वो तो उसको वैसे ही निकाल देगी। तो एक आदमी को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, किस तरीके से परेशान किया जाता है ज़बरदस्ती, आप खुद सोचिए। वो कोर्ट में जाता है अपना केस लड़ने तो उससे रिश्वत मांगी जाती है, और वो रिश्वत नहीं देता ये सोच के कि उसको अपनी जुडिशियरी सिस्टम पे विश्वास है, वो इतना पढ़ा लिखा है, वो सक्षम है, क्योंकि उस पर सारे प्रूफ्स थे। उसके अगेंस्ट कोई, उस लड़की ने बेशक उस पर केस किया था लेकिन उसके अगेंस्ट कोई ऐसा सबूत नहीं था उन पे, उसके बावजूद उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ा। आप सोचो, कोई किसी पे भी कुछ भी केस लगा सकता है, हमारे देश में इतनी पावर है। अगर आप किसी पे केस लगाए तो उसका भाई कोई सबूत तो दीजिए, या आप ऐसे ही किसी की भी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। और सबसे पहले तो जो ये लेडी जज है इस केस में, जो 5 लोगों के नाम दिए हैं सुभाष ने, उस पे तहकीकात होनी चाहिए। कोई ऐसे सीट पे, मतलब एक जज के पद पे बैठ के ऐसा भ्रष्टाचार कैसे कर सकता है? जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में बताया, वो खुलेआम भ्रष्टाचार करती थी। 50 रुपये से लेके 1000, 500, 2000, जैसे जैसे मतलब लोगों की हैसियत होती थी उस हिसाब से लोगों से पैसे लिए जाते थे ताकि अगली डेट मिल सके। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप नॉर्मली वीडियो जाके सर्च कर सकते हैं, अतुल सुभाष रियल वीडियो, लगभग 1 घंटे की वीडियो आएगी, आप वो सुन सकते हैं। और हिंदी में ही आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो यार, चाहे कुछ भी हो, इनको जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी जुडिशियरी कुछ कर पाएगी। और मैं तो यही कहूँगा यार, अगर आपके आसपास कोई आदमी परेशान है, कोई अगर आपको देख के लगता है तो यार उससे बात कीजिए, कुछ उसको समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उस आदमी को आपकी ज़रूरत हो उस समय, और भगवान ना करे ऐसा किसी के भी साथ हो। भगवान सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो सभी भाइयों को राधे राधे।